नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको यह भी मालूम होगा कि प्रतिदिन सुबह मैं आपको 10 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देता हूं, जिसमें विभिन्न प्रकार की खबरें शामिल होती हैं, लेकिन जो बताता हूं वह पूर्णतः सही होता है। समाचार पत्रों जो कुछ आता है उसका विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं और एक्स्ट्रा जानकारी देने का प्रयास करता हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 जुलाई टॉप 10 न्यूज़। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पहले मैं बात करूंगा श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के हालात क्या है आप सभी को मालूम होगा। जो प्रदर्शनकारी हैं, यानी कि वहाँ की जो जनता है वह राष्ट्रपति हाउस में घुस गई है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिस्तर पर जनता सोई हुई है। जहाँ पर राष्ट्रपति सोते हैं वहाँ पर जनता सोई हुई है, क्योंकि श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। उसके पास कुछ नहीं बचा है। चीन से इतना कर्जा ले लिया है, मैं आपको क्या बताऊं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या भारत में ऐसी स्थिति हो सकती है? जैसा कि संशय देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जताया गया था। जब कोई देश ज़्यादा कर्जदार हो जाएगा, जब उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, बिकती चली जाएगी, तो भविष्य में क्या होगा आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। जब उद्योगपतियों को लगातार कर्ज दिया जाएगा, अरबों खरबों में कर्ज दिया जाएगा और कर्ज की भरपाई नहीं करेंगे उद्योगपति और देश छोड़कर ही भाग जाए, तो क्या होगा जरा आप सोचिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आर्थिक संकट के चलते राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे श्रीलंका में एक और सर्वदलीय अंतरिम सरकार के गठन पर सहमति बन गई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद इस सरकार का गठन होगा। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पहले ही सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में कब्जा जमाए बैठे प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक वहां से हटने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति भवन का नज़ारा पिकनिक स्टॉप जैसा बन गया है। लोग अपने बच्चों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं और शाही दावत का लुत्फ उठा रहे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भैया मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भविष्य में कोई भी निर्णय लीजिएगा, वोट भी कीजिएगा तो सोच समझ कर कीजिएगा। देश की संपत्ति रहेगी, देश में सब कुछ रहेगा तो आपका भविष्य संवर सकता है, लेकिन देश में कुछ नहीं बचेगा भैया, तो आपका भविष्य कैसे संवरेगा। तो जात धर्म पर लड़ने वाले हमेशा ऐसे ही ठोकर खाते हैं। वहाँ पे भी धर्म का बहुत प्रचार किया जा रहा था, जात का बहुत प्रचार किया जा रहा था और भेदभाव में बांट दिया गया था। इसलिए वहाँ के हालात ऐसे हुए हैं। कई कारण हैं, एक ही कारण है, कई कारण हैं। उस कारण से हम लोगों को नहीं गुजरना है, वैसे हम लोगों को नहीं करना है, नहीं तो हमारा भविष्य और आपका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। तो अभी से आप संभल जाइए, नहीं तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। अगली अपडेट है 5G स्पेक्ट्रम को लेकर। आपको बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। आमने सामने कौन होंगे? दो बड़े देश के मशहूर उद्योगपति। कौन? अडानी और अंबानी। अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान इस महीने के अंत में आमने सामने होंगे। कई क्षेत्रों में दोनों समूह की प्रतिद्वंदिता के बावजूद टेलीकॉम सेक्टर में उनके बीच टकराव नहीं दिखाई देगा। अडानी समूह ने शनिवार को दूरसंचार स्पेक्ट्रम हासिल करने की दौड़ में शामिल होने की पुष्टि तो की, लेकिन साथ ही कहा कि वह दूरसंचार स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल हवाई अड्डों से लेकर अपने व्यवसाय के लिए एक निजी नेटवर्क के रूप में करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री की बात अगर आती है तो लोग उनको अडानी और अंबानी से जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? अगर अडानी के कर्जे की बात करें, अंबानी के कर्जे की बात करें, तो आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। लोग इसी से परेशान हैं। अगर ये लोग देश छोड़ के चले जाएं तो क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन जो कर्जा लेता है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। एक आम जनता कर्जा ले ले, हम कर्जा ले ले, आप कर्जा ले ले, तो बैंक पीछे लग जाती है, शासन प्रशासन पीछे लग जाता है, वसूली का दौर शुरू हो जाता है, खेत तक नीलाम हो जाते हैं। लेकिन इनके लिए क्या है? तो आपको समझने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है, आपको जानने की आवश्यकता है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, एक बार गूगल पर सर्च करने की आवश्यकता है। तब आपको कर्जों के बारे में पता चलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी और भारत की कुछ संपत्ति क्या है
उसकी जानकारी मिलेगी। और कुल संपत्ति को गिरवी रख दिया जाए तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी भैया क्या होने वाला है। आप खुद समझदार है, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज गरजेंगे शिक्षक। क्या पुरानी पेंशन उत्तर प्रदेश में बहाल होगी? सभी के जहन में एक सवाल है। देखिए, पुरानी पेंशन बहाल करने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा संघ सोमवार को डीआईओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा। धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षक मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। तो क्या ज्ञापन से पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी? भैया, जब सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन बंद करने के लिए लोग यही तो कह रहे हैं, विशेषज्ञ यही तो कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बंद करने के लिए, खर्चा कम करने के लिए आर्मी को अग्निपथ योजना के अंतर्गत ला दिया गया। वायुसेना, थल सेना, जल सेना, आपको मालूम होगा, जिसे पेंशन ना देना पड़े, बचत हो। तो क्या सरकार आपकी पुरानी पेंशन बहाल करेगी? जरा एक बार सोच के बताइएगा। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, इतने समझदार है तो समझ जाइएगा। कांग्रेस ने राजस्थान में बहाल किया, अन्य जगहों पर बहाल किया, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों बहाल नहीं कर रही? बीजेपी इस पर क्यों चुप बैठी हुई है? क्योंकि बीजेपी को धीरे धीरे करके प्राइवेट निजी सेक्टर में झोंकना है। और जब वो पेंशन देने लगेगी तो निजी सेक्टर में कैसे जाएंगे? इसलिए कम पैसे में ज़्यादा काम लेना है तो निजी सेक्टर में जाओ, पैसा एकत्रित करना है। भविष्य क्या है आपका, आप भविष्य में सोच सकते हैं और भविष्य से आपका अभी से आपको नजर आ रहा होगा। तो आपको वेट करने की आवश्यकता है। हम तो कहेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल होना उत्तर प्रदेश में अभी इतना आसान नहीं है। अगली अपडेट है, सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के 7,000 पद खाली हैं, पदोन्नति से मिले केवल 2,255। आपको बताना चाहता हूँ जयपुर की खबर, राजस्थान की खबर, बहुत ही अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग स्कूलों को क्रमोन्नत करके उच्च माध्यमिक स्कूलों में बदल रहा है, यानी कि प्रोन्नत करके, यहाँ पर प्रोन्नत लिख उठा है लेकिन प्रोन्नत होना चाहिए। लेकिन इन स्कूलों में लगाने के लिए विभाग के पास प्रिंसिपल ही नहीं है। पिछले दिनों ही 4500 से अधिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रोन्नत किया गया है। इन स्कूलों के लिए 4500 से अधिक प्रिंसिपल और 13,500 व्याख्याताओं की ज़रूरत है। प्रदेश में प्रिंसिपल की पहले से ही 2,561 पद चल रहे हैं। क्रमोन्नत स्कूलों के 4,500 पदों और को मिला लिया जाए तो प्रिंसिपल के खाली 7,000 पदों में से केवल 2,255 पद भर पाए हैं। तो इसे भी भरा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बजटा के क्रम में। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्रीलंका के हालात। यहाँ पर देखिए, डिनर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। क्यों? आपकी हिम्मत नहीं होगी कि राष्ट्रपति भवन में घुस जाइए, आपकी हिम्मत नहीं होगी प्रधानमंत्री हाउस में घुस जाइए, नहीं होगी ना, भारत में हिम्मत नहीं होगी। लेकिन कल को हालात भारत के बदतर हो जाए या श्रीलंका जैसे हालात हो जाएं तो आम जनता अगर सड़क पर आ जाएगा तो प्रधानमंत्री जी हाउस छोड़कर भागेंगे, राष्ट्रपति जी हाउस छोड़कर भागेंगे, तब घुस सकते हैं। वही हालात श्रीलंका में, पहले किसी की हिम्मत नहीं थी घुस जाए, लेकिन वहाँ के हालात बद से बदतर होंगे, महंगाई चरम पर होगी, लोग परेशान हो गए, आम जनता सड़क पर आ गई तो हाउस में घुस गए, वहाँ का आनंद ले रहे हैं। आनंद नहीं ले रहे हैं, मानसिक तनाव में परेशान है, तब हाउस में घुसे हैं। अब इसको संभालने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों हुआ, क्या कारण है? आपको YouTube पर सर्च करके देखना चाहिए कि श्रीलंका के हालात ऐसे क्यों हुए। कई वीडियो को सर्च करना चाहिए, चैनल को छोड़ दिया जाए। जो न्यूज़ चैनल हैं उनको छोड़ दीजिए आप, जैसे जी न्यूज़ हुआ, न्यूज़ 18 हुआ, न्यूज़ 24 हुआ, ये सबको छोड़िए, इस मत देखिए। जो अन्य पत्रकार हैं जो अपने चैनल खुद चलाते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्पष्टता नजर आएगी, आपको सच्चाई नजर आएगी। इसलिए आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। अब चीन के द्वारा कितना कर्ज लिया गया है यह मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहता हूं, श्रीलंका को 3.8 बिलियन डॉलर 3.8 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करेगा भारत। भारत में महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हैं। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार को तो पहले देखना चाहिए। आप अपने परिवार को भूखा छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। तो सरकार की इच्छा है, इस पर मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि 3.8 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद भारत श्रीलंका का करेगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, भर्ती में लेट को लेकर युवा परेशान हैं, प्रतियोगी छात्र परेशान हैं, अग्निपथ पर भी उठाए जा रहे हैं सवाल। आपको बता दें, शुक्ला मार्केट सलोरी के पास रविवार को छात्र युवा पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने अपनी समस्याएं रखी। सबसे पहले रेलवे भर्ती में लेट लतीफ़ी की गई, उससे काफ़ी छात्रों का नुकसान हुआ।
छात्र रमाकांत ने कहा कि रेलवे 2018 टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। साथ ही एसएससी की कांस्टेबल जीडी भर्ती 2018 के छात्रों को ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अन्य भर्तियों की अगर बात करें तो एनटीपीसी ग्रुप डी अभी तक पूरी नहीं हो सकी। पंचायतों की अगर बात करें तो लगातार छात्रों के द्वारा पंचायत की जाती है, सवाल उठाए जाते हैं, सरकार इसे नज़रअंदाज करती है। यूपी SSC की अगर बात करें तो 5-5 साल से भर्तियां लंबित हैं, ज्वाइनिंग तक देने को तैयार नहीं है। 5-5 साल से भर्तियां लंबित है, अभी तक कंप्लीट है, अनकम्प्लीट है। 2 साल 3 साल 5 साल तक भर्तियां अभी तक अनकम्प्लीट है, उन्हें कम कंप्लीट किया जाएगा। सरकार के द्वारा इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। अगर हम बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में शिक्षा मंत्री का बयान है कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो हम समायोजित करके बराबर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बात नहीं करेंगे। इसके बावजूद अगर पद रिक्त रह जाते हैं, शिक्षकों की कमी दिखती है तो हम भर्ती करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको मजबूरन 2023 में भर्ती देनी पड़ेगी। कब देनी पड़ेगी? 2023 में। और रीजन मैंने आपको कई बार बताया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, योगी राज 2.0 के 100 दिन की कार्य योजना के बेसिक शिक्षा मंत्री सतनाम सिंह के बयान, अभी विभाग शिक्षक छात्र अनुपात का आकलन कर रहा है, उसके बाद ही जरूरत पड़ने पर नई शिक्षक भर्ती देंगे। इससे बेरोजगार काफ़ी दुखी हैं, आहत हैं। शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े पंकज मिश्रा का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग में खुद ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी है कि 51,112 पद रिक्त है। आज नहीं, जब शिक्षा मित्रों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, तब की मैं बात आपको बता रहा हूं। तो आखिरकार सरकार के द्वारा किस आधार पर कहा जा रहा है कि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है? मैं आपको बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि 2023 में भर्ती, 2022 में भर्ती देना नहीं चाहते हैं। 2024 का चुनाव है, 2023 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। यह केवल 2022 को टरकाने का तरीका है। बातों को ध्यान सुनिएगा, 2022 को टरकाने का तरीका है। 2023 में भर्ती आएगी, नहीं तो 24 अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं जीतेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा रिपीट नहीं हो पाएंगे। रीजन है, कई रीजन है, बातों को ध्यान से सुनिएगा, कई रीजन है और इस रीजन के बारे में आपको भली बात मालूम होगा। अगली अपडेट है नेट को लेकर। 7 केंद्रों की दोबारा होगी परीक्षा। नेट परीक्षा दोबारा करने पर विचार हो रहा है। देखिए, विचार हो चुका है, विचार नहीं और हो चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट का आगाज 9 जुलाई को हो गया। पहले दिन प्रथम पाली की परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत एनटीए को मिली थी। इस कारण से एनटीए नोटिस जारी करके कहा है कि यूजीसी नेट 7 केंद्रों पर दोबारा आयोजित कराया जाएगा। इसमें प्रयागराज यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केंद्र भी शामिल है। बता दें कि 9 जुलाई को आयोजित नेट 2022 की पाली शिफ्ट में कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब नई परीक्षा तिथि दोबारा घोषित किया जाएगा, जल्दी आपको एनटीए की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अब डीएलएड की अगर बात करें तो डीएलएड संस्थानों की बनाई जाएगी वेबसाइट, प्राचार्यों को दिए निर्देश। खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश में संचालित सभी करीब 3100 निजी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण संस्थानों की वेबसाइट बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं। इन संस्थानों में कार्य शिक्षक, कर्मचारी, प्रशिक्षित छात्राओं की संख्या, संस्थान व विशेषताएं, भवन, कक्ष, पुस्तकालय आदि के बारे में जानकारी अंकित होगी। तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। अब हर एक डीएलएड के पास एक अपना खुद का वेबसाइट होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब पूर्व जज व ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी भी लेंगे इंटरव्यू। लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं की इंटरव्यू प्रक्रिया में किए बड़े बदलाव। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पर बहुत पहले से काम चल रहा था, जो कि अब पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार की प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं। इंटरव्यू में अब पूर्व जज, ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी और प्रवक्ता शिक्षाविद बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू का स्तर बढ़ाने के लिए देश भर से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। आयोग ने इस कदम से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो लगातार यह शिकायत करते आ रहे हैं कि इंटरव्यू प्रक्रिया में कुछ गिने चुने लोगों को बतौर विशेषज्ञ बुलाया जाता है और इससे गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। तो इन गड़बड़ी को दूर करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है। पीसीएस भर्ती में भी आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको पैनल में कुछ चेंजिंग नज़र आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 214 चयनितों को कार्य आवंटित कर दिया गया है। आवंटन 15 जुलाई को होगा, माफ़ी चाहता हूँ 15 जुलाई को होगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगली खबर टीजीटी-पीटी भर्ती को लेकर है। टीजीटी-पीटी भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको जानकारी दी जाती है। जो भी जानकारी दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। टीजीटी-पीटी के विज्ञापन में तरह शिक्षकों के पद भी शामिल होने की
मांग की जा रही है, शामिल करने की मांग की जा रही है। सवाल है शामिल होंगे या नहीं। आपके जहन में एक सवाल गूंज रहा होगा कि शामिल होगा या नहीं, मुझे स्पष्ट जानकारी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया हो, तंत्र शिक्षकों के पद ऐड ना हो, एक भी पद ऐड ना हो, और ऐड करने की मांग चल रही हो, एक भी तंत्र शिक्षक आवेदन ना किया हो, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि तंत्र शिक्षकों के पद अब ऐड नहीं होंगे। मुझे तो नहीं लगता है, आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार नहीं होंगे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ इसके बारे में नहीं बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि माध्यमिक विद्यालयों में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र। 15 नए राजकीय ITI का निर्माण कार्य पूरा, लोकार्पण के लिए तैयार। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस उपलब्धि को मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। और 15 नए राजकीय IT का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लोकार्पण जल्द ही किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं UPSSC की PET परीक्षा को लेकर। देखिए, PET के संबंध में आप लोग कई बार जानकारी मांग चुके हैं और मेरे द्वारा कई बार जानकारी दिया भी गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसके आवेदन पत्र में त्रुटि है उसे संशोधन का मौका मिलेगा। अगर आप दोबारा आवेदन करना चाहते हैं और आपका आवेदन दोबारा नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पा रहे, आवेदन सबमिट नहीं हो रहा है और आपने बहुत बड़ी त्रुटि कर दी है, बहुत बड़ी कमी कर दी है, जिससे संशोधन भी आप नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ईमेल ID और मोबाइल नंबर चेंज करके, ईमेल ID या मोबाइल नंबर ऐड करते हैं या ईमेल ID को चेंज करके दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।